ऑडिबल? हाँ, प्रेम आ गया क्लास का। तो मैम इतनी देर से तो मैम घर आ रहे थे, तुम आए नहीं, ऑफलाइन आए, तुम सुन भी नहीं रहे थे गालियां? अच्छा, तुम घर से निकल गए? ओके ओके ओके। इनको इतना ज्यादा प्यार हुआ और हम लोग की फीलिंग्स ऐसी ऐसी चैट्स लिखते, रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे बच्चे? देखो, प्रेम 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 है। चलिए, let us revise a little bit about not about the waves because we have discussed a lot. इससे ज्यादा वेव डिस्कस की तो वेव बुरा मान जाएगी. So types of waves, right? मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, राइट? ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ते हैं. तो मैंने कहा कि एक स्ट्रिंग लो, एक रोप लो, एंड यू जस्ट टाइट द रोप फ्रॉम वन एंड, और दूसरे एंड से आप उसको अप और डाउन जर्क दोगे, यू विल फील लाइक अ वेव. और एक पल्स हमेशा आगे की डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, राइट? दैट पल्स और डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ रोप इज द वेव. वो जो पल्स है या वो जो उसके शेप में डिस्टॉर्शन का मतलब डिस्टर्बेंस, वो क्या है? वेव. तो ट्रांसवर्स वेव के केस में पार्टिकल्स ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं. और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है? ट्रेवल, राइट? सो प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज दिस इन दिस डायरेक्शन, देन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस. This is the perpendicular vibration of the particles and this is the propagation of the wave. This is transverse wave, right? जो इमेज की मैं आपको बात कर रहा था, सी है, right? पांच Let me show you how these waves propagate, right? Suppose, हाँ निकिता बोलो. निकिता आतंकवादियों टाइप बातें कर रही. कर लो, मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं, वो दोनों ही साथ में चालू. फैन ऑन कर दे. 10 मिनट में सर. हॉट लोगों को जो ऑलरेडी गर्म, ठीक है. 1 2 3 4 5. Right now, see, मान लो ये 5 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मीडियम के. 1 2 3
4, 5, राइट। ये पांचों के पांचों पार्टिकल्स जैसे ही यहां से वेव पास होगी, या मान लो डिस्टर्बेंस पहले पार्टिकल पे आएगा, दिस पार्टिकल विल स्टार्ट डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। ये इस पार्टिकल की मीन पोजीशन है x, और y डैश एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक। पांचों के पांचों पार्टिकल्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड और सेम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन कर रहे हैं, सपोज, ठीक। और जैसे ही पहला पार्टिकल वाइब्रेशन चालू करेगा, इसका 1/4 वाइब्रेशन होते ही ये दूसरे पार्टिकल को क्या कर देगा, वाइब्रेशन ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही दूसरे पार्टिकल का 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, वो तीसरे को कर देगा, तीसरे का 1/4 कंप्लीट होगा, वो चौथे को, राइट। तो कितने टाइम रेंज या कितने फेज के बाद वो वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंसेस ट्रांसफर कर रहे हैं, 1/4 वाइब्रेशन के बाद। जैसे पहला पार्टिकल 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, वो अपना डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कर देता है दूसरे को। देखो, वो तो कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेट हो गए, लेकिन 1/4 के बाद दूसरा वाला भी वाइब्रेट होना चालू हो जाए। जैसे मान लो t = 0, ठीक। टाइम रेंज t = t/4, 1/4 से चल रहे हैं तो t/4 लेनी पड़ेगी। यहां पे t = t/2, t = 3t/4, और यहां पे t = कैपिटल T, ठीक। देखो, जैसे ही पहले पार्टिकल पे डिस्टर्बेंस पहुंचा, राइट, दिस पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और ये कहां को जाएगा, नीचे को, ठीक। ये पार्टिकल जैसे ही t/4 टाइम हुआ, तो ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया ये पार्टिकल। पहले पार्टिकल को वाइब्रेशंस मिले t = 0 पे, ये कहां मूव होना चालू हुआ, नीचे, ठीक। जैसे ही नीचे मूव होना चालू हुआ, t/4 पे ये नीचे पहुंच जाएगा, 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही ये 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, यहां पहुंचेगा, दूसरा पार्टिकल भी नीचे के डायरेक्शन में मूव होना क्या कर देगा, चालू, राइट, दिस, ठीक। पहला पार्टिकल पहुंच गया कहां, नीचे, और दूसरा पार्टिकल अब नीचे की तरफ मूव करना क्या हो गया, चालू, ठीक। आफ्टर t/2 ये पार्टिकल फिर से कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, क्योंकि t/2 पे नीचे से अब कहां जाएगा, ऊपर, हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा। सेकेंड पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, यहां, नीचे, 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा, और इस टाइम पे तीसरा पार्टिकल अपना वाइब्रेशन करना क्या कर देगा, चालू कर देगा। सो दिस वुड बी लाइक दिस, एक t/2 पे तीसरे पार्टिकल ने अपना वाइब्रेशन करना चालू कर दिया, सेकंड पार्टिकल ने अपना 1/4 वाइब्रेशन पूरा कर लिया, और फर्स्ट पार्टिकल ने अपना हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, t/2। जैसे ही टाइम 3t/4 आए, जैसे ही टाइम 3t/4, पहला पार्टिकल अब कहां को जाएगा, ऊपर को, 3/4 वाइब्रेशन कंप्लीट, तो पहला पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां। दूसरे पार्टिकल का 1/4 कंप्लीट हो गया था, अब कितना हो जाएगा, हाफ, तो दूसरा पार्टिकल आ गया कहां, यही, ठीक। तीसरा पार्टिकल जो मूव होना चालू कर गया था, वो कहां पहुंच जाएगा, यहां, एक्सट्रीम पोजीशन, 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट, और चौथा पार्टिकल मूव करना चालू कर देगा। सो नाउ योर वेव इज लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी, ठीक। जैसे ही t/4 से है कहां, t, ठीक। अब देखो सारे पार्टिकल्स की पोजीशन, पहला पार्टिकल पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करके अपनी जगह पे, दूसरा पार्टिकल जो अभी तक कितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका था, हाफ, वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, 3/4 वाइब्रेशन की पोजीशन पे, दैट इज यहां, राइट। तीसरा पार्टिकल जिसने 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया था, वो कहां पहुंच जाएगा, हाफ वाइब्रेशन, कहां पहुंच गया ये, यहां। चौथा पार्टिकल जो मूव होना चालू कर गया था, वो कहां पहुंच जाएगा,
नीचे अपना 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा, दैट इज यहां। और पांचवा पार्टिकल यहां से अब मूव करना क्या करेगा, चलो सीधा वेव फॉर्म। तो जैसे जैसे 1/4 वाइब्रेशन पार्टिकल ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बनी कि हमारी वेव देखो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन। दिस इज द वेव। पहले 3 पार्टिकल्स की पोजीशन ऐसी थी कि उनने क्या बना लिया, क्रेस्ट। बाद के पार्टिकल्स की पोजीशन ऐसी थी कि उनने क्या बना लिया मिलके, ट्रफ। तो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से खिसके क्या, नहीं खिसके नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे क्या किया, वाइब्रेशन। उसके कारण जनरेट क्या हुए, डिस्टर्बेंसेस, जो किस डायरेक्शन में मूव हुए, आगे की डायरेक्शन। सो दिस इज अ वेव। पार्टिकल्स के ऊपर नीचे के मोशन के कारण आपको ये देखो वेव मिली, हैविंग अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ। तो जितने टाइम में पहले पार्टिकल ने एक मोशन कंप्लीट किया, पूरा वाइब्रेशन, उतने टाइम में एक पूरी वेव बन गई, एक पूरी कंप्लीट वेव बन गई, राइट। बिकॉज हर 1/4 वाइब्रेशन के बाद क्या हो रहा था, एक से दूसरे में वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रहे थे। फिर से देखो इस फिगर को, t=0 पे जैसे ही आपका डिस्टरबेंस पहुंचेगा, वो नीचे की तरफ मूव होना चालू होगा, ठीक। जैसे t/4 होगा, उसका 1/4 वाइब्रेशन कम, पार्टिकल आ गया यहां, पार्टिकल तो यहां आ गया, लेकिन 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट करते ही वो दूसरे वाले पार्टिकल को क्या दे देगा, डिस्टरबेंस ट्रांसफर कर देगा। तो दूसरे को डिस्टरबेंस ट्रांसफर हो गए, बाकी के 3 पार्टिकल्स अभी भी रेस्ट पे, किसमें है, रेस्ट, ठीक। जैसी टाइम रेंज आ गई t/2, तो ये पार्टिकल रुकेगा नहीं, कहां को जाएगा, हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तो ये चला गया ऊपर। ये जो मूव होना चालू हो गया था, तो मैंने कहा ना t/4 के बाद ये कहां जाएगा, नीचे, 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट। और जैसे दूसरे पार्टिकल का 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, उसने अपना डिस्टरबेंस किसको दे दिया, आगे। तो हम देख रहे हैं कि वेव कहां को जा रही है, आगे को, डिस्टरबेंस कहां को जा रहे हैं, आगे को। पार्टिकल्स तो अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन, राइट। तो t/2 पे ये पार्टिकल नीचे, और तीसरा पार्टिकल ने मोशन करना कर दिया चालू, चालू किया है। जैसे 3t/4 होगा, तीसरा पार्टिकल पहुंच जाएगा नीचे, आगे। अब चौथे पार्टिकल को अपना वाइब्रेशन क्या कर देगा, ट्रांसफर, तो ये मूव करना चालू, ठीक। और जैसे t हुआ, तो सबकी अपनी अपनी फाइनल पोजीशंस देख लो, और सबको क्या कर दो, पार्टिकल्स को ज्वाइन। जैसे ज्वाइन करोगे, वेव मिल जाएगी, वेव मिल गई। सो पार्टिकल्स आर डूइंग द वाइब्रेशन ऑन इट्स ओन पोजीशन, दे आर नॉट मूविंग, they are not transporting from one place to another, but the disturbances does। और वही डिस्टर्बेंसेस क्या बना रहे, वेव। पहले 3 पार्टिकल्स की पोजीशन को मिला दो, तो हमारे लिए मीडियम थोड़ा सा उठा दिख रहा है, दैट इज अ क्रेस्ट। बाद के 3 पार्टिकल्स की पोजीशन को मिला दो, तो हमारे लिए मीडियम थोड़ा सा झुका दिख रहा है, दैट इज ट्रफ। तो वेव ट्रेवल्स इन द राइट डायरेक्शन, द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो मोशंस या वाइब्रेशंस के कारण हमें वेव देखने में, दैट इज अ होल पिक्चर। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेट परपेंडिकुलरली कर रहे हैं, और वेव कहां को जा रही है, आगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ। 2 क्रेस्ट के सेंटर ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस, या 2 ट्रफ्स के सेंटर ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, वेवलेंथ, राइट। या तो ये कह सकते हो, या फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का पूरा डिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा। सेम ही आएगा, आप देख सकते हो। यहां से लेकर शुरू, एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंसीडर करो, दैट विल बी कॉल्ड होल लैम्डा। तो जितनी देर में एक पार्टिकल अपना पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, वेव 1 लैम्डा
चल चुकी होती, कितना चल चुकी होती है? 1 लेंथ, दैट इज अ वेवलेंथ, वो है वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव व्हेन अ 1 वाइब्रेशन। वेवलेंथ का बेसिक्स कहां से है मैं वो बता रहा हूं कि वेव ने पूरा डिस्टर्बेंस में, या डिस्टर्बेंस कह लो, वेव नहीं कहना, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितनी देर में? जितनी देर में एक पार्टिकल ने पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट किया, वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। अभी तक वेवलेंथ की डेफिनेशन आपको क्या पता थी? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज वेवलेंथ। 11th में भी यही लिखी है वेवलेंथ की। यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी, यू विल फाइंड द सेम डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ, राइट? बट फ्रॉम दिस फिगर द बेसिक्स इज क्लियर कि जितनी देर में एक पार्टिकल पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, डिस्टर्बेंस एक वेवलेंथ कंप्लीट कर चुकी है। दैट इज अ होल वेव। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स। इसी से समझना था, लॉन्गिट्यूडिनल से इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, उसका फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो उसमें क्योंकि वाइब्रेशंस और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वैसे में आपको वाइब्रेशन भी दिखाने पड़ेंगे, वैसे मैं आपको दिखा दूंगा, इश्यू नहीं है, बना तो मैं दूंगा वो भी, बट यहां से ज्यादा अच्छे से समझना, राइट? सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स। ओके, हाँ सर, हमेशा सेम है, राइट? तो वो एग्जैक्टली, तो फिर ना अपन यहां पे ना अपन, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट टाइम पीरियड, तब तो आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो। कॉन्सेप्चुअली अगर जाओगे और मान लो, बिकॉज ये सारी चीजें जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये 4 कंडीशंस के अंदर कर रहे हैं। पहली, इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम के पास। दूसरी, मीडियम क्या बोला था मैंने, इनर्शिया होना चाहिए। तीसरा, मिनिमम फ्रिक्शन पार्टिकल्स के बीच में, फ्रिक्शन क्या हो, मिनिमम। अगर ये चीज होगी तो फिर आपकी जो वेव्स बनेगी वो मोर और लेस अपन सेम कंसीडर कर सकते, ठीक? और नंबर 4, यूनिफॉर्म डेंसिटी, पार्टिकल्स की डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द वेव। अब जो वेवलेंथ होती है वो किसी भी लाइट के लिए कांस्टेंट होती है, किसी भी सब्सटेंस के लिए। जैसे मान लो लाइट वेव है, तो लाइट वेव की आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसकी वेवलेंथ क्या रहती है, कांस्टेंट, है ना? एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ क्या है, कांस्टेंट। बिकॉज वो हम ये मान के चलते कि हम एक वाइब्रेशन का कैलकुलेट कर ले, वो सबके लिए सेम है, दैट विल नॉट चेंज, राइट? सो अंडर दीज 4 कंडीशंस दिस थिंग इज पॉसिबल। मैंने पहले ही बोला कि आपका जो एम्पलीट्यूड है और आपकी जो टाइम पीरियड है वो सारे के सारे पार्टिकल्स की कैसी है, सेम, सो दैट यू कैन गेट अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ वेव। गॉट इट? ठीक है, आप समझ में आया, ये है वेव। इससे ज्यादा वेव समझाना तो मतलब दिस इज सफिशिएंट, राइट? हाँ हाँ बेटा, तो एनर्जी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बिकॉज मैंने सबसे पहली लाइन लिखा है, इन वेव मोशन दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। हाँ, तो 3/4 पे पार्टिकल है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर किए दूसरे पार्टिकल, ठीक है, फिर वो पार्टिकल अपने फुल एल्टीट्यूड पे कैसे जा सकते हैं, उसकी एनर्जी कम, उसको पीछे वाले से मिल रहा है ना कॉन्टिन्यूसली, डिस्टर्बेंसेस तो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं ना। जैसे पहले पार्टिकल ने अपने ट्रांसफर कर दिए, तो पहले पार्टिकल को डिस्टर्बेंसेस वहां बाहर से अभी भी आ रहे हैं, वो आना नहीं रुके। अगर वो आना रुक जाएंगे तो फिर डाई कर जाएंगे, फिर डाई कर जाएंगे। उसको कॉन्स्टेंटली वहां पे डिस्टर्बेंसेस मिल रहे हैं। तो जब तक पत्थर का इफेक्ट है तब तक सर्कल्स बन रहे हैं, पत्थर का इफेक्ट कम होगा, सर्कल्स बंद हो जाएंगे, है ना? तो जब तक डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तब एनर्जी है, तभी तो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होगा, है ही नहीं तो कहां से ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ, एक बार कब कहलाती है, पार्टिकल नीचे से जाके ऊपर चला जाए वापस, और फिर हाँ, एक वाइब्रेशन ये कहलाता, बताया था, ये पेंडुलम है, ये यहां से यहां गया, वापस आया, फिर यहां गया, फिर वापस आया, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मीन पोजीशन से यहां गई, वापस आई, पीछे गई, फिर वापस आई। लिखे, बंद कर दे। ओके, ट्रांसवर्स वेव कहां पे लिखा है था कल? टाइप्स ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव नंबर 2। अच्छा, मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन लिखनी है, ओके लिखो।
waves which can be produced, waves which can be produced or propagate only in a material medium, only in a material medium, are called mechanical waves. Number 2, electromagnetic waves. Electromagnetic waves. So, on behalf of Amrita's question कि how electromagnetic waves travel, because उनको तो कोई material medium चाहिए नहीं है. For that, beta, we have to study a whole chapter of class 12th, that is chapter number 8, जिसका नाम है electromagnetic waves. उस chapter का ही नाम है. There we will see, because हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है. उसी के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल होती है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में ट्रेवल हो सकती है, सो दैट वी कैन से कि EMW कैन आल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम. तो आई विल रिलेट देयर, राइट? राइट नाउ वी डोंट हैव दैट थिंग. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स which require no material medium for their production and propagation. No material medium for their production and propagation. Full stop. एग्जाम्पल, अरे यार मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल लिखवाना भूल ही गया था. कोई नहीं, अभी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूड, अभी क्या हुआ दुर्गेश? लिखवा दो भैया. अभी ट्रांसफर्स और कौन सा है दूसरा, उसमें लॉन्गिट्यूडनल में देखेंगे एग्जाम्पल्स. तो वही सब किसके एग्जाम्पल्स हो? मैकेनिकल. तो हमने जवाब छोड़ दी थी, पेज एंड हो गया था. क्या हो गया था बेटा? हमने तो जगह छोड़ दी थी, पेज एंड हो गया था. तो कोई नहीं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल्स ही तो मैकेनिकल के एग्जांपल्स है, तो वहां पे लिखवा दें. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसके लिख लो. एग्जांपल, लाइट, विजिबल लाइट, कॉमा, ultraviolet light, comma, X-ray, etc., comma, X-ray, etc. सारे लिख सकते हो वो स्पेक्ट्रम के. नंबर 3, मैटर वेव्स. Waves which are associated with moving particles of matter, comma, like electrons, protons, neutrons, like E minus, P plus, N0. Electrons, protons, neutrons, comma, atoms, molecules, etc. तो जब फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स,
वहां पे अपन देखेंगे मैटर वेव्स। हाँ मैटर वेव्स जहां पे अपन डी ब्रॉगली से डील करेंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटॉन्स आएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। ओके, दैट पार्ट वी विल डील। ठीक है, तो हाँ, चैप्टर नंबर 12, 13, 14 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन यहां नहीं है 12th, फिर एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो डुअल नेचर में मिल जाएगा। सही लिखिए, ब्लैक पेन से, मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। नहीं, ब्लू से लिख लो, तो इतना मत घबराओ, वो मतलब टाइम चेंज करके हेडिंग चेंज करनी है। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, जिसके सीनियर्स दोस्त है ना, उसे जाके पूछना, कहना कि वो मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है। आयुष पूछना आज। नंबर 1, ट्रांसवर्स वेव। नंबर 1, ट्रांसवर्स वेव। डेफिनेशन लिखिए इसकी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जो कोर्स में है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल्स। इतना इसलिए समझाओ बिकॉज ये मुझे काम में आएगा, आपको आगे के कॉन्सेप्ट इजीली समझाने हैं, ठीक है। देखिए, द वेव्स इन विच individual particles of the medium, the waves in which individual particles of the medium execute SHM about their mean position, in a direction perpendicular to the propagation of wave. Again and again I am using this word, propagation. So write it correctly. Propagation of wave. Full stop. Example. Movement of string of a sitar. Movement of string of a sitar. Number 2, light waves and all EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ठीक है। हाँ, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टाइप है, आई नो, बट ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है इसमें भी पार्टिकल्स का जो मोशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर रहता है वेव के मोशन के। ऐसा 3D फिगर केमिस्ट्री में है। ओके, गुड, वेरी गुड। कौन से चैप्टर में? सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके ओके, गुड गुड, फिर तो बढ़िया है। वो 3D फिगर देखा होगा आपने। हाँ, तो इस टाइप से रहता है। ये एक आप वेव ऐसे बनाते हो, फिर दूसरा आप यहां से ऐसे कॉपी करके, और फिर दिस इज द मोशन। 12th में देखेंगे अपन। चलो, नंबर 3, वेव्स ऑन वाटर सरफेस। ये एग्जाम्पल ही है ना।
सैंपल ही है। अपन ने पत्थर मार के वेव्स देखी थी, वो वाली। ठीक। और ओके, लाइन चेंज, ऐसे पॉइंट्स बना के लिखो। नंबर 1, नहीं पहले फिगर बना लो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर थी। आप पॉइंट के अंदर ही फिगर बना लो यार। अरे यार, दूसरी बनाते बनाते बह क्यों जाती है? और भी 4 बनाने हैं। आप बना लो बना लो। बना लो। हाँ, ये ना दोनों के सेंटर्स से लेना, राइट? हाँ, यही बनाना बस। नहीं नहीं, वो सब नहीं बना, उन सब का कोई ऐसे यूज नहीं है। हाँ, 2-3 हमारे पास एक भी, ये ब्लैक है नहीं तो हमारे पास। A crest is a portion, a crest ऐसे में तो वेव क्या, अभी क्या चल रहा है फिर? जनवरी वेव ही करना कर लो, 17 फरवरी से पेपर है। A crest a crest is a portion of the medium comma which is raised temporarily above the normal position, which is raised temporarily above the normal position। अरे यार, ये टेम्पररीली नहीं होता है। मैं बोल तो वही रहा था, मैं बोल ही नहीं पा रहा था, फिर लिख भी गलत दिया। टेम्पर जो भी है, above the main position, नहीं above the normal position। When a transverse wave passes through it, when a transverse wave passes through it, a trough, line change मतलब point change, a trough is a portion of the medium which is depressed
which is depressed temporarily, यही तो है, temporarily below the normal position, below the normal position. Line change. Point number 3. और क्या चल रहा है? नंबर 3 मतलब तीसरा स्टार विचेस की बात की अभी, काय की बात बेटा? विचेस की बात। क्या पूछ रहा है राकेश? विचेस के बाद आफ्टर विचेस, which is depressed temporarily below the normal position. Okay. Number 3. The center of crust or trough. The center of crust or trough is the position of maximum displacement. Is the position of maximum displacement. अभी अपन बहुत सी चीजें पार्टिकल के वाइब्रेशन से वेव्स के सिंपल टर्म्स निकालेंगे। जैसे जो पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा वही वेव का भी टाइम पीरियड होगा, क्योंकि जितनी देर में पार्टिकल वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उतनी देर में एक वेव बन जाती है। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं, जो पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वही वेव का भी होगा, क्योंकि जितना ऊपर तक पार्टिकल जाएगा उससे ऊपर वेव नहीं जा सकती, राइट? तो अभी अपन जनरल सिमिलरिटीज बिठाएंगे कुछ टाइम बाद, जो अपन जनरल टर्म्स डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, व्हाट इज द wavelength of the wave, है ना? So then we can make a similarity. Okay. Next is the position of maximum displacement. Full stop. Okay. Last point. The distance between two consecutive. The distance between. जैसे कि पैसा ही सकटो अपन फोटो तो ले जाते बड्डे यार। पढ़ो पढ़ा तुम्हें करता है। दिन की 3 किस्तें है क्या? 3-4 भाई वही के पैसा मांगो ना। क्या बोला? The distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called two consecutive crests or two consecutive troughs is called wavelength of the wave. Wavelength of the wave. फुल स्टॉप। फिगर में तो शो हो ही रहा है, ठीक है। लिखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनको प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, जैसा कि अर्थ में कहा था, दीज वेव्स आर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स समझते हैं। राइट, ओके। एक पाइप, कोई भी, उस पाइप के अंदर ले लो एयर, ठीक। एक एंड से उस पाइप को कर दो बंद, ठीक। दूसरे एंड से उसमें लगाओ पिस्टन।
शुरू से लेके एंड तक जब तक मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करूं, आपके दिमाग में एक वर्ड रहना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस। क्या रहना चाहिए? प्रेशर। दिस वेव इज ऑल अबाउट द प्रेशर डिफरेंस ओनली। इस वेव का एकमात्र और सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर। राइट? मैंने लास्ट टाइम भी जब डिस्कस कर रहा था डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने वहां बताया था कि जब भी साउंड वेव्स प्रोपगेट होती है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है प्रेशर का। किसका होता है? प्रेशर। राइट? तो क्या होता है, जब भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रेवल करती हैं तो जो भी एयर पार्टिकल्स हैं, राइट, उनका वाइब्रेशन अब परपेंडिकुलर नहीं होता, उनका वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव का ट्रेवल होता है। राइट? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करेंगे तो कुछ टाइम रेंज पे ऐसा होगा कि कुछ जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होगा। क्या होगा? इकट्ठा। राइट? मतलब वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हो गया और मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। दैट पार्ट इज कॉल्ड कंप्रेशन। क्या कहते हैं इसको? कंप्रेशन। उसी के जस्ट बाजू में आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन टाइम पे ऐसा रुका है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस पोर्शन में दूर दूर। कहां है? दूर दूर। दैट पार्ट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। क्या कहलाता है वो पार्ट? रेयरफेक्शन। तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल चीज है वो प्रेशर डिफरेंस ही। क्या है? प्रेशर डिफरेंस। वो प्रेशर डिफरेंस एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? ट्रांसफर। एक कंप्रेशन से दूसरा रेयरफेक्शन, दूसरा रेयरफेक्शन से फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन से फिर रेयरफेक्शन। तो जो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रही थी, यहां पे हम उसको कह सकते हैं कि आपका क्या ट्रांसफर हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस। राइट? ये जो मैंने पाइप लिया है, इसके अंदर जो मैंने एयर ली है, मैंने लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन। I push this piston inside, right? सारे के सारे एयर पार्टिकल्स राइट साइड मूव करना चालू। ठीक? राइट साइड मूव करना चालू होंगे, कहीं पे जाके क्या हो जाएंगे? मान लो कंप्रेस। ठीक? ये जो मैं पिस्टन को प्रेस कर रहा हूं और बाहर की तरफ खींच रहा हूं, ये मैं बहुत सडन कर रहा हूं। सडन का मतलब बहुत जल्दी जल्दी। ठीक? तो जैसे ही मान लो कंप्रेशन हुआ, मैंने इसको बाहर खींच दिया, तो फिर मॉलिक्यूल्स ने तुरंत अपना डायरेक्शन क्या किया? चेंज। तो अब वो कहां को भागे? लेफ्ट। राइट? तो मॉलिक्यूल्स का जो मैं बार बार कंप्रेशन या फिर कह दो कि पिस्टन को आप बार बार अंदर और बाहर मूव कर रहे हो, उसके कारण एयर पार्टिकल्स अपना डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? चेंज। दे आर वाइब्रेटिंग। दे आर वाइब्रेटिंग। तो जब मैं ये कंप्रेशन या ये एक्सपेंशन बहुत सडन करूंगा, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे तो सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, और कहीं कहीं पे आप देखोगे कि ये जो एयर पार्टिकल्स है ये क्या है? दूर दूर। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे। कुछ पार्ट्स में आपको मॉलिक्यूल्स कैसे दिखेंगे? ऐसे पास पास। कुछ पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे दिखेंगे, दूर। फिर कुछ पार्ट्स में आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? पास। फिर कुछ पार्ट्स में आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? दूर। राइट? तो जैसे ही मैं पिस्टन को आगे पीछे कर रहा हूं, राइट, तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे हैं। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं क्या हो रही है? कम। लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है? आगे की तरफ। जैसे कि मैं स्ट्रिंग को ऊपर और नीचे कर रहा था, तो ठीक है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन हो रहा था, बट जो पल्स थी वो कहां को जा रही थी? आगे। सिमिलरली यहां पे आपको यह कंसीडर करना पड़ेगा कि आप बार बार कंप्रेशन एक्सपेंशन तो कर रहे हो, उसके कारण जो प्रेशर डिफरेंस है वो कहां को ट्रांसफर हो रहा है? आगे। राइट? तो साउंड जैसे ही एयर पार्टिकल्स को क्रॉस करेगा, उनका जो वाइब्रेशन है वो कैसा होगा? ऐसा, इस तरीके से। मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों सेम डायरेक्शन, और ये वाइब्रेशन कॉन्टिन्यूअसली एक कंप्रेशन से दूसरा रेयरफेक्शन, दूसरा रेयरफेक्शन से तीसरा कंप्रेशन क्या होगा? ट्रांसफर। तो साउंड वेव आपके कान तक पहुंच जाए। तो साउंड वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
बिकॉज साउंड वेव इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस. किसके कारण होती है? प्रेशर डिफरेंस के कारण. राइट? तो दो चीजें समझने वाली. अगेन आपको जो पेपर में आएगा मोस्ट टू मोस्ट, और जो आपके कोर्स में, अगेन इट्स अ डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि जब एसएचएम पार्टिकल्स का पैरेलल हो किसके? डायरेक्शन टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो वो लॉन्गिट्यूडनल. राइट? बट अगर हम इसको थोड़ा डीपली कॉन्सेप्चुअली समझे तो दिस इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस. तो बहुत कम ये मुझे भी नहीं पता लिटरली मैंने खुद पढ़ा वेव, कोई टीचर नहीं पढ़ा पाया आज तक, कोई भी. यू गो थ्रू द एनी लेक्चर, मतलब आई जस्ट डैम श्योर आप पीडब्ल्यू के लेक्चर से चले जाए, फिजिक्स वाला यू मोस्टली प्रेफर्ड, राइट? यू गो थ्रू द लेक्चर. मतलब मैं खुद गया, मैंने देखा कि अगर बच्चों को और कोई अच्छा तरीका मिल रहा है समझाने का, बट देन आई फाउंड आउट कि वो भी सीधा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से डील कर. They are not going. एक वो स्ट्रिंग वाला हमने एक्सपेरिमेंट बताया है कि पल्स जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को कोई टच भी नहीं कर रहा, इतना डिफिकल्ट है. समझ रहे हो? बट आई वांट कि आपको वो कॉन्सेप्ट मिले कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों. क्योंकि बहुत सी वेव्स और मोस्ट प्रोबेबली साउंड वेव्स. कौन सी वेव? साउंड वेव्स का जो प्रोपोगेशन होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है. और प्रेशर डिफरेंस को कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं. कौन समझा सकता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. तब जाके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है वो कैसा? पैरेलल. एयर मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? पैरेलल. एंड दे आर ट्रांसफरिंग द डिस्टर्बेंसेस. सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. राइट? कोई इश्यू? बस लिखे. A wave in which individual particles of the medium well, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका पढ़ाना गलत नहीं है, बिकॉज आपको नीट और जेईई में ये सब कॉन्सेप्चुअल डील नहीं करना. ये थोड़ी आना है. आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डील करना है वो फिजिक्स से डील नहीं करना है, फिजिक्स के एक पार्ट से डील करना है. दैट इज अ होल कस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव, दैट इज न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल. राइट? तो उनका कहना सही है, इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं. बट वो एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है ना कि आप कितना अच्छा किसी को वेव समझा सकते हो. दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. इसीलिए देखो, अ वेव इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स of the medium execute SHM about their mean position along the same direction along the same direction along which the wave is propagated. First up, example, sound waves travel through air. Sound waves travel through air. Example number 2, vibrations of air column. देखो यही है, vibration of air column in organ pipes. इसको अपन पढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Vibrations of air column in organ pipes.
full stop. Okay, make this diagram. ये चारों के चारों स्क्वायर एक से बनाना, ये पिस्टन बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। और एक में पार्टिकल्स की लेंथ रखना पास पास, मतलब डेंसिटी, दूसरे में दूर दूर, तीसरे में पास पास, चौथे में दूर दूर, चारों स्क्वायर एक से बनाओ। और ऐसे दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव या तो ले लो कंप्रेशन, या दो कंसेक्यूटिव क्या ले लो, रेयरफेक्शन। उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या बताता है, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। हाँ लिखना है ना, देखो वही ऐसे स्टार बना के लिखो नंबर। हाँ नहीं, पिस्टन नहीं बनाना। अरे वो जैसे अपन ने ये वेव डायग्राम बनाया था ना इसका, तो ये इसका वेव डायग्राम है, ठीक है, इसमें पिस्टन बनाने की जरूरत नहीं। ज्यादा हो तो इसके बाजू में ऐसा पार्टिकल बना लो कि ये जो पार्टिकल का मोशन है वो पैरेलल रहता है मोशन ऑफ वेव के। A compression is a region of the medium. A compression is a region of the medium in which particles are compressed I dot E, particles are compressed I dot E, that means particles come closer than the normal, particles come closer than the normal, Hi, a very good afternoon to all. कहाँ में चले गए थे? पार्टिकल्स कम क्लोजर। नॉर्मल के बाद से हाँ, लेस देन द नॉर्मल के बाद से, क्लोजर देन द नॉर्मल के बाद से, हाँ मतलब क्लोजर देन द नॉर्मल एंड देयर इज अ इंक्रीज, there is a increase in the density of the medium, in the density of the medium. Okay, a rarefaction लिख सकते हो कुछ से क्या? जरा डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पे आ जाए आज ही। A rarefaction is a region of the medium, is the region of the medium
in which particles are rarefied. Particles are rarefied. I dot E. That means particles get farther apart. Particles get farther apart than normal. Farther apart than normal. And there is a decrease. There is a decrease in molecular density. क्या molecular नहीं, in density of the medium. क्या कुछ भी बोल रहा हूं. Density of the medium. Okay. Full stop. Third, the distance between the centers of two consecutive compressions, or two consecutive rare sections, is called, क्या कहोगे, wavelength of the wave. Wavelength of the wave. बैच 2 में सीधी डेफिनेशन चलेगी बस. राकेश है क्या? राकेश ने तो यहीं पढ़ लिया. भैया सिंपली एक ये नहीं ले सकते थे, एक कंप्रेशन वाला एरिया और एक रेयरफेक्शन वाला एरिया. हाँ, ये भी ले बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल ये भी ले सकते. दिस इज ऑल्सो लैम्डा. यू कैन टेक दिस एज अ लैम्डा ऑल्सो. बिल्कुल ले सकते. नहीं पढ़ा देंगे, वहां पे भी टाइम है बहुत सारा. लिखिए नेक्स्ट हेडिंग. हेडिंग तो डालो मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मैं भूल जाता हूं कल क्या पढ़ाऊंगा. लिखो. डिस्प्लेसमेंट. हाँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन of a plane progressive wave. Displacement equation of a plane progressive wave. अरे मतलब जिस वेव के बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, उस वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालना. जैसे अभी पार्टिकल का निकाला था, y is equals to a sin omega t. अब वेव का निकालें. हाँ कल रिकॉर्डिंग